हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ वी विल लर्न अबाउट डेटा हैंडलिंग एंड ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है डेटा हैंडलिंग के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम डेटा हैंडलिंग, डेटा के बारे में बात करते हैं कि डेटा होता क्या है। तो देखिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को है ना आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, कितना है ना रीजनेबल डेटा आप दे रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसे हम डेटा हैंडलिंग करते हैं। तो इसके कई मेथड हैं डेटा हैंडलिंग को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो एक तो हो जाता है पिक्टोग्राफ, है ना, पिक्टोग्राफ्स। तो ये पिक्टोग्राफ्स, इसमें पिक्चर बनाकर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने 5th-6th क्लास में पढ़ रखा है, तो ये अभी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बार ग्राफ्स के थ्रू, जिसमें कि ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, ऐसे कर ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ नंबर्स होता है, इधर आप नाम दे दो। ठीक है, इसी में एक डबल बार ग्राफ होता है। क्लियर, तो ये भी आपने पिछले क्लासेज में पढ़ रखा है। तो अभी इस क्लास में 8th क्लास में आपको यहाँ बार ग्राफ्स आपके न्यू सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। ओल्ड सिलेबस में आपका बार ग्राफ्स है, ठीक है, बट जो न्यू सिलेबस अभी NCERT ने बनाया है उसमें बार ग्राफ्स डिलीट कर दिया गया है, तो ये भी अभी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, डेटा हैंडलिंग का नेक्स्ट मेथड इसके रिप्रेजेंट करने का है पाई चार्ट। पाई चार्ट के थ्रू करते हैं, जिसमें सर्कुलर पाथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये पाई चार्ट्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करना, ये अभी आपके न्यू सिलेबस में पढ़ना है। क्लियर, तो हम इस पाई चार्ट्स के बारे में अभी इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ ही प्रोबेबिलिटी के बारे में भी जानना है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग के अंदर। क्लियर, तो ये 2 टॉपिक आपको डेटा हैंडलिंग में पढ़ने हैं इस न्यू सिलेबस में। तो पहले पाई चार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। तो ये जो हमारा पाई चार्ट है ना, ये बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, जिसमें एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर पाथ बना करके उसे हम अलग अलग सेक्टर्स या स्लाइसेस बोल लीजिए बनाकर उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि कुछ डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए डेटा कुछ दिया गया, तो हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक डेटा गिवन है, स्पोर्ट्स का डेटा दिया गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स का डेटा आपके पास है, जिसमें आपको मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मान लीजिए आपकी फुटबॉल 50% चिल्ड्रन फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रिकेट को ले लेते हैं। तो क्रिकेट 25% बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह से एक और गेम ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा बैडमिंटन, ये भी आपका 25%। क्लियर, तो ये हमें डेटा आपका दिया गया है कि फुटबॉल कितने % बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट कितने खेल रहे हैं। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है कि हम इसे रिप्रेजेंट करने कैसे हैं। ठीक है, तो इसे फॉर्म में, ये फॉर्म आपका गिवन है डेटा। ठीक है, तो इस गिवन डेटा को आप पाई चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना, यही हमें समझना है। तो इसके लिए पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनका फ्रैक्शन सॉल्व करना है ना, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले वो लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन यहाँ लिख लेते हैं, तो इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ये 50% यानी कि 100, 50 किस में से है, 100 में से है। तो इसका जब हम फ्रैक्शन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 50/100। इसी तरह 25% बन जाएगा 25/100, एंड ये 25% भी बन गया हमारा 25/100। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 51 जार 52 जार, ये हो गया फ्रैक्शन में 1/2। इसी तरह से ये हो गया 1 और 4, तो ये फ्रैक्शन आ गया 1/4, ये भी हो गया 1/4। ठीक है, तो ये जो हमारा परसेंटेज में डेटा दे रखा है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म आ गया 1/2, 1/4 एंड 1/4। क्लियर, अब इसे क्या करेंगे हम, अब इसके लिए हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन निकालेंगे, फर्स्ट तो आप फ्रैक्शन निकाल लो, देन एक सेंट्रल एंगल हम निकालेंगे। तो ये समझ लेते हैं सेंट्रल एंगल। हाँ, यहाँ एक चीज़ और समझना है हमको। ये तो हमें परसेंटेज में दिया था, तो हमने परसेंटेज के लिए इस तरह से नीचे 100 लेकर के बना लिया। ठीक है, मान लो आपके पास डेटा है जहाँ परसेंटेज नहीं दिया है ना, ओनली 50, 25 इस तरीके से है, परसेंटेज बिल्कुल नहीं है आपके पास। तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका टोटल नंबर होगा वो टोटल नीचे होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 80 बच्चे हैं टोटल, 80 में से 50 बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 50/80। क्लियर, देन उसे वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, फिर रिड्यूस कर लेंगे। क्लियर, अब चलिए अब सेंट्रल एंगल को समझते हैं। तो देखिए सेंट्रल एंगल मीन्स क्या होता है, जैसे ऑल एंगल्स क्या होते हैं,
360 डिग्री होते हैं। कंप्लीट एंगल 360 होता है ना। ये सर्क्यूलर जो पाथ हुआ, तो सर्क्यूलर पाथ हुआ तो ये इसका एंगल क्या बनता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो जब हम सेंट्रल एंगल लेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट 1/2 है, तो इस 1/2 में हम 360 डिग्री से इंटू कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इसे डिवाइड कर लीजिए 2 से 360, ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री इंटू 1, ये बन गया 180 डिग्री। क्लियर, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरह से इस 1/4 को करेंगे तो 1/4 इंटू 360 डिग्री, इसे भी डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री। अगेन 1/4 इंटू 360 डिग्री, ये भी हमारा आ गया 90 डिग्री। क्लियर, अब जब ये एंगल्स हमारे पास आ गए तो हम एक सर्कल बनाएंगे किसी भी रेडियस का, है ना, एनी रेडियस का आप एक सर्कल ले लोगे एंड उसे हमें ये डिवाइड करना है इन एंगल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो देखिए हमने एक सर्कल ले लिया, अब क्या करेंगे, इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट ले लेने के बाद एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ले लीजिए, तो हॉरिजॉन्टल रेडियस एक हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रेडियस आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब एंगल्स देखने, प्रोटेक्टर का आप यूज करना है आपको, एंड प्रोटेक्टर का यूज करके आप इस पे एंगल्स ड्रॉ करोगे। क्लियर, तो यहाँ हमारा 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री है, तो ये तो क्लियर है कि दो एंगल हम प्रोटेक्टर से कर लेंगे, थर्ड तो हमारा एज इट इज़ वही डिग्री आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम 180 डिग्री देखते हैं। तो 180 डिग्री एंगल क्या होता है, ये एंगल 180 डिग्री का होगा, है ना। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तब इसी लाइन को हम इधर ले लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हमने एक एंगल बना लिया। तो 180 डिग्री किसका एंगल है, फुटबॉल का, है ना, तो इसमें हम लिख लेंगे फुटबॉल। क्लियर, फुटबॉल ये हो गया 180 डिग्री। अब दूसरा हमारा करा 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री बना लेंगे तो तीसरा अपने आप 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री तो आपको पता ही है कि सीधी लाइन ले लेंगे, ये 90 डिग्री हमारा बन जाएगा। आप किसी भी साइड बना सकते हो। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री एक बन गया, ये यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री। तो इसमें आप कुछ भी लिख लो, क्रिकेट या बैडमिंटन आपकी चॉइस है। ये क्रिकेट हमारा हो गया। इसी तरह से ये दूसरा 90 डिग्री आ गया एंड इसमें हो गया हमारा बैडमिंटन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्या बनाया, पहले सेक्टर में डिवाइड कर लिया, है ना, सेक्टर बना लिया एंड सेक्टर के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन लिख दिया। और यही हमारा क्या कहलाता है, पाई चार्ट या पाई ग्राफ, इसी को बोलते हैं। ठीक है, पाई चार्ट या पाई ग्राफ ही इसे हम बोल सकते हैं। क्लियर, एंड इस ग्राफ को देख के अब आप आसानी से बता सकते हो कि किस बच्चे को कितना क्या क्या पसंद है। तो क्या हम समझ रहे हैं, क्लियर है कि जो पाई चार्ट के थ्रू किसी भी डेटा को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, एंड आपकी बुक में पाई चार्ट बनाने के लिए फार्मूला दे रखा है ना। यहाँ तो हमने सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल लिया, फिर सेंट्रल एंगल निकाल लिया, 360 से उसे इंटू कर लिया। और तो आप फार्मूला भी देख लेते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला याद हो तो फार्मूला लिख के आप कर सकते हैं, दोनों सेम मेथड है। तो चलिए अब फार्मूला को समझ लेते हैं। तो एंगल ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला है एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर हम किसे बोलते हैं आप समझ गए, ये हमारा एक सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हमने बनाया है। ठीक है, इसे सेक्टर बोलते हैं या सेगमेंट जो भी बोलिए। तो जो सेक्टर स्लाइसेस बोल सकते हैं ना, स्लाइसेस या सेक्टर, आपकी बुक में सेक्टर है तो सेक्टर ही बोलिए। ये हमारा सेक्टर ही कहलाता है। तो एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो हमने निकाला है ना सेंट्रल एंगल, इसे एंगल ऑफ सेक्टर भी बोलते थे। हमने एंगल ऑफ सेक्टर निकाला, तो ये निकालने का फार्मूला है। आप या तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में पहले कर लो, फिर इस तरीके से सॉल्व कर लो, या फार्मूला के साथ कर सकते हो। तो फार्मूला भी समझ लेते हैं। तो एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आइटम अपॉन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आइटम यही हमने किया। तो वैल्यू क्या आई, मान लीजिए इसे हमने वैल्यू मान लिया थे 50, ये वैल्यू हो गया। उसके बाद नीचे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स तो 50% किस में से, 100 में से है, तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो इसे हम लिख के भी देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए 50/100 इंटू 360 डिग्री। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल। नाउ 36 इंटू 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्लियर। तो ये 50% फुटबॉल का था, तो हमने फुटबॉल के लिए एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लिया कि 180 डिग्री। दैट मीन्स हमें जब पाई चार्ट हम बनाएंगे तो 180 डिग्री हमें फुटबॉल के लिए लेना है। सेम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो या तो आप फार्मूला की तरह इस तरीके से कर लीजिए या पहले फ्रैक्शन निकाल लीजिए फिर सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी के बारे में आप समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो देखिए कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी क्या है ना, उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन ले लीजिए, कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो क्या आएगा, हेड या टेल ही आएगा। तो हेड आने के कितने चांस हैं या टेल आने के कितने चांस हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। एंड जो हम उछालते हैं, टॉसिंग करते हैं ना, टॉस करते हैं जब कॉइन को, तो वो टॉस करने का जो एक्शन हुआ उसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जो एक्शन हो गया एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। एंड जो आउटकम्स आता है हमारा उसे हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, है ना। जैसे आप कॉइन को उछालते हो तो हेड या टेल आएगा, तो एक ही चांस है, हेड आने के एक चांस हो गए, टेल आने के एक चांस हो गए। तो यहाँ जो चांस 1 बन रहा है, मान लीजिए हेड हमें चाहिए तो हेड आने का 1 चांस बन रहा है, तो ये 1 हमारा फेवरेबल आउटकम्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसे और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम। तो फर्स्ट हम प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला देखते हैं कि क्या फार्मूला बनता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, ये हो गया पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी किसका, किसी एक्शन का कोई काम हमें चाहिए तो उसे हम बोलते हैं, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं तो वो इवेंट कहलाता है। इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई फॉर इवेंट, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का ही प्रोबेबिलिटी होता है, तो इसका हो जाता है फार्मूला हमारा बन जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या फेवरेबल आउटकम हो सकता है, वो हमें निकले यहाँ पे बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर। ये हमारा फार्मूला बनता है। इसके आगे और भी लिख सकते हैं, अब चाहो तो पूरा फार्मूला आपकी बुक में जो दे रखा है यहाँ पे लिखा है ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है अब तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। मान लीजिए डाइस, जो लूडो वगैरह हम लोग खेलते हैं ना, तो डाइस आता है। तो डाइस को जब हम उछालते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है ना। जो नंबर हमारा क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर्स हैं आते हैं डाइस पे। तो इसमें से तो कोई एक ही नंबर आ सकता है। तो मान लीजिए हमें 3 चाहिए, ठीक है। तो जब आपने डाइस को उछाला तो 3 के लिए कितने, कम से कम कितने हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, कितना चांस है कि 3 ही आएगा। तो 3 आने का क्या चांस है, एक ही चांस है। एक बार हम टॉस करें, हमने टॉस किया तो चांस तो एक ही हमें मिल रहा है 3 आने का। तो यहाँ पे एक चांस मिला, तो ये 1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया बाय। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स क्या है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल हो गया 6। तो ये 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्लियर। अब इसी की तरह आपसे पूछा जाए कि जो नंबर 3 है, इस 3 से कम आने का क्या चांस है, ठीक है। जैसे 3 से कम क्या है, तो 1 या 2, तब क्या, कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, तो देखिए ये 3 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से कम कितने आने के चांस है। तो 3 से कम 1 या 2, तो 2 ही नंबर आने के चांस है ना। एक बार जब हम उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए बन रहा है, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 आ जाएगा बाय टोटल तो 6 ही है, तो 6 लिख देंगे। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 1/3। तो 3 से कम आने के क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/3 उसकी लिए प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। तो बस अब ये इतना ही हमें पढ़ना था, पाई चार्ट एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारा कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।